Hello everyone, I am Abhishek and today I will continue with principles of management that we also discussed in our previous session. So let's start the session. तो लास्ट सेशन में हमने देखा था कि किस तरीके से अपना जो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का जो है विकास हुआ या कि इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जिसको कह सकते हैं हुआ। अलग अलग चरणों में इसका विकास हुआ, अलग अलग विद्वान आए और उन्होंने जो भी कमियां देखी ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग में उसको लेकर के अपना डिफरेंट प्रिंसिपल्स दिए। सबसे पहले हमने देखा कि क्लासिकल मैनेजमेंट थियोरीज आई। इसमें जो है अपना एक तो साइंटिफिक मैनेजमेंट था, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स या मैनेजमेंट था, तीसरा ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी थी। साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो मुख्य पायनियर थे वो टेलर थे। उन्होंने किसी भी कार्य को करने के लिए एक सर्वोत्तम तरीका है वन बेस्ट वे खोजने की वकालत की। मेन फोकस जो टेलर का था वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सॉफ्ट फ्लो लेवल पे था। सेकंड हमने देखा था एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स जो कि अपना फ्यूल उसके मुख्य प्रणेता थे। जहां टेलर ने सिर्फ शॉप फ्लोर लेवल पे फोकस किया था, टेलर ने पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस किया। थर्ड जो हमने देखा था ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी जो कि अपना मैक्स वेबर ने दी थी। वेबर ने एक लीगल रैशनल ब्यूरोक्रेसी की बात की, यानी कि विधिक तार्किक नौकरशाही की बात की, जिसमें कुछ नियम और कानून रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिससे कि जो अथॉरिटी का मिसयूज है या प्राधिकारों का दुरुपयोग है उसको रोका जा सके। और इन्हीं तीन थ्योरीज को जो हम क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरीज में क्लासीफाई करते हैं। जो क्लासिफिकेशन का सेकंड पार्ट है वो है अपना न्यू क्लासिकल थ्योरी जिसको ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच भी कहते हैं। इस थ्योरी में जो सर्वाधिक योगदान रहा वो मेयो का था। मेयो पूरा नाम इनका एल्टन मेयो था। इन्होंने 1924 से 1932 के बीच में हॉथोर्न स्टडीज की थी, या जिसको हिंदी में हॉथोर्न प्रयोग भी कहते हैं। फिजिकल थ्योरीज थी, उनमें जो संगठन के मानवीय पक्ष की अवहेलना कर दी थी। जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ह्यूमन फैक्टर है उसको निग्लेक्ट किया था। जैसा कि हमने देखा था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या संगठन में तीन महत्वपूर्ण अवयव होते हैं। एक तो उसका कोई लक्ष्य होता है, दूसरा उसमें लोग होते हैं, और तीसरा उसकी एक संरचना होती है। जो ये क्लासिकल मैनेजमेंट थियोरीज थी इनका मुख्य फोकस जो था किसी भी संगठन की संरचना पर अधिक था। जबकि इन्होंने क्लासिकल थियोरीज ने जो है ह्यूमन फैक्टर जो रहता है, लोग, उनको जो है नजरअंदाज किया या उनको कंसिडरेशन में नहीं लिया। तो जब मेयो ने अपने हॉथोर्न प्रयोग किए तो उन्होंने पाया कि किसी भी संगठन का जो भी योगदान रहता है या परफॉर्मेंस जो भी रहती है किसी संगठन की, उसमें जो है ह्यूमन फैक्टर जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो इस तरह से जो क्लासिकल मैनेजमेंट थियोरीज थी उनका मुख्य फोकस जो था किसी भी संगठन में तकनीकी और प्रौद्योगिकी के विकास पर था, यानी कि टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजीज के डेवलपमेंट पे। वहीं पर जो ये नियो क्लासिकल थियोरी या ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच है उसका जो मुख्य ध्यान था वो संगठन में कार्य करने वाले पर्सन पे था। और इसी ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच ने जो है बिहेवियरल अप्रोच का प्रारंभ किया। ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच है, इसको बिहेवियरल अप्रोच का प्रीकर्सर भी कहा जाता है, यानी कि शुरुआत, प्रीकर्सर। बिहेवियरल साइंस अप्रोच में मानवीय व्यवहार पर अधिक ध्यान दिया गया। कोई भी पर्सन है तो उसका व्यवहार क्या होगा, इस पर ज़्यादा फोकस किया गया। और मनुष्य के व्यवहार को समझने के लिए दूसरे विज्ञानों का भी सहयोग लिया गया, जैसे कि साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, यानी कि मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान। जो बिहेवियरल साइंस अप्रोच है उसका जो मुख्य फोकस था वो किसी भी मानव की जो कैपेसिटी है, यानी कि जो उसकी क्षमता है और जो उसके क्रिएटिव स्किल्स हैं, यानी कि रचनात्मक जो उसका कौशल है, उसके सर्वोत्तम उपयोग पे ध्यान दिया गया। बिहेवियरल अप्रोच में जो महत्वपूर्ण योगदान रहे वो साइमन का रहा, हर्बर्ट साइमन, जिन्होंने डिसीजन मेकिंग पर फोकस किया। इसके अलावा अर्गिरिस थे,
क्रिस हरग्रेस, मैकग्रेगर थे, डगलस मैकग्रेगर, जिन्होंने थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई दिया था। इसके अलावा मास्लो थे, अब्राहम मास्लो, जिन्होंने की मोटिवेशन का जो है नीड हायरार्की थ्योरी दी थी, या आवश्यकता सोपान सिद्धांत अभिप्रेरण का। इसी तरीके से हर्ट्सबर्ग थे, जिन्होंने 2 फैक्टर थ्योरी मोटिवेशन की दी। तो इस तरह से ये सारे जो है अपना चिंतक और विचारक, इनके अलावा भी कई सारे थे जिन्होंने बिहेवियरल साइंस को बढ़ावा दिया मैनेजमेंट में। जो प्रबंधन के सिद्धांतों के विकास का चौथा चरण था, उसको मैनेजमेंट साइंस या ऑपरेशनल रिसर्च भी कहते हैं, यानी कि प्रबंधन विज्ञान और संचालन अनुसंधान। प्रबंधन के सिद्धांतों के विकास के इस चरण में जो ऑपरेशन है उसको बेहतर बनाने के लिए जो डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स हैं उनके उपयोग पर बल दिया गया। जैसे कि क्वांटिटेटिव टेक्निक्स जो रहती हैं, जिसको कि गणितीय विधियां भी कहते हैं, साथ ही स्टैटिस्टिकल यानी कि जो सांख्यिकीय विधियां होती है उनको भी जो है प्रबंधन में प्रयोग पर बल दिया गया, जिससे कि ऑपरेशन को बेहतर बनाया जा सके। जो प्रबंधन के विकास का 5वां चरण है उसको मॉडर्न मैनेजमेंट भी कहा जाता है। मॉडर्न मैनेजमेंट ने जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम के रूप में देखा। कॉम्प्लेक्स सिस्टम यानी कि जटिल व्यवस्था, और साथ ही कंटिंजेंसी अप्रोच पे फोकस किया। कंटिंजेंसी अप्रोच मतलब आकस्मिकता उपागम। साथ ही मॉडर्न मैनेजमेंट ने जो ऑर्गेनाइजेशन है और जो पर्सन है, इनकी जो समस्याएं रहती है संगठन और व्यक्ति से संबंधित, उनके समाधान के लिए जो है आधुनिक तकनीकों के उपयोग पर बल दिया। अब हम शॉर्ट में समझ लेते हैं कि सिस्टम अप्रोच क्या होती है। सिस्टम अप्रोच को इस तरह से ड्रॉ किया जा सकता है। ये हो गया इनपुट, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आगत भी बोलते हैं इनको, जाते हैं। ये प्रोसेस यहां पर होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यानी कि प्रक्रिया, ऑपरेशन भी बोल सकते हैं इसे। ये जो है निर्गत यानी कि आउटपुट। और ये जो है फीडबैक रहता है। ये फीडबैक है। यानी कि इसे प्रतिपुष्टि भी बोलते हैं। और ये जो कोई भी सिस्टम है ये किसी न किसी वातावरण के अंतर्गत कार्य करता है, एनवायरनमेंट। तो इनपुट में क्या क्या आ जाते हैं किसी भी व्यवस्था के, जो हमने एम्स डिस्कस किए थे संगठन के। मैन यानी कि पीपल, मनी यानी कि पूंजी, मशीन, मटेरियल यानी कि रॉ मटेरियल, कच्चा माल वगैरह। और जो आउटपुट रहता है वो किसी भी संगठन में जो है उसके जो प्रोडक्ट्स वो बनाता है या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, सेवा प्रदान करता है। उत्पाद और सेवाएं ये दोनों निर्गत या आउटपुट में आ जाते हैं। तो इस तरह से किसी भी व्यवस्था में कुछ अपना इनपुट जाते हैं या कि आगत जाते हैं और उसकी कुछ प्रक्रिया होती है, इसको ऑपरेशन भी कह सकते हैं। जैसे कोई संगठन कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो ये यहाँ पर डिनोट इस तरह से करते हैं इसे। और कोई भी जो ये मैनेजमेंट सिस्टम या कि प्रबंधन की व्यवस्था रहती है वो एक एनवायरनमेंट में काम करती है। और जो ये एनवायरनमेंट है उसको पेस्टेल के रूप में भी डिनोट करते हैं, PESTEL।
P फॉर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, कोई भी प्रबंधन की जो व्यवस्था है वो किस राजनीतिक परिवेश में काम कर रही है। इसी तरह से इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता है, आर्थिक पर्यावरण। इसी तरह से सोशल एनवायरनमेंट होता है, सामाजिक वातावरण। टेक्निकल एनवायरनमेंट यानी कि तकनीकी वातावरण। इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट यानी कि पारिस्थितिकीय वातावरण। और एक लीगल एनवायरनमेंट यानी कि विधिक वातावरण। और ये जो फीडबैक है, जिसको कि प्रतिपुष्टि भी कहते हैं, वो कोई भी जो व्यवस्था है वो अपने आउटपुट और एनवायरनमेंट से फीडबैक लेती है। फीडबैक को हम एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। जैसे सपोज किसी इंडस्ट्री ने कोई मोबाइल प्रोड्यूस किया, प्रोडक्शन ऑफ मोबाइल, तो उसका आउटपुट जो हो गया, हमने देखा प्रोडक्ट्स और सर्विसेज होते हैं, तो यही मोबाइल जो इसे हम बोले तो उसका आउटपुट हो गया। ये जो मोबाइल है उसकी जो क्वालिटी कैसी है, तो उसकी क्वालिटी की जो जांच है वो क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर करते हैं। अब उनको लगा कि अगर किसी मोबाइल में कुछ तकनीकी खामियां रह गई हैं तो वो जो है फीडबैक देंगे और अगली बार वही फीडबैक जो है इनपुट के साथ मिल करके प्रक्रिया में सुधार करेगा। इसी तरह से दूसरा फीडबैक जो है वो एनवायरनमेंट यानी कि वातावरण से भी कोई व्यवस्था लेती है। जैसे कि कस्टमर ने कोई फीडबैक दिया कि प्रोडक्ट में ये कमियां रह गई हैं, तो उसको भी जो है अगली बार जो है इनपुट में लेकर के सुधार किया जाएगा प्रक्रिया में। इसी तरीके से पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्निकल, इकोलॉजिकल और लीगल एनवायरनमेंट में जो चेंजेस होते रहते हैं, उससे भी जो है कोई भी सिस्टम अपने इनपुट्स लेकर के प्रक्रिया को अकॉर्डिंगली चेंज करती है या उसमें सुधार करती है। सपोज कोई मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के तहत किसी सरकार ने कुछ मेडिसिन को बैन कर दिया कि वो स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव डाल रही हैं, तो ये फीडबैक जो है वो कंपनी यूज करके उसका प्रोडक्शन बंद कर देगी या उसमें आवश्यक सुधार करेगी, जिससे कि उसके जो दुष्प्रभाव आ रहे हैं, जो कंपोजिशन है उसमें अकॉर्डिंगली वो परिवर्तन करेगी, जिससे कि जो नेक्स्ट टाइम जो मेडिसिन मैन्युफैक्चर होंगी वो स्वास्थ्य को दुष्प्रभाव नहीं डालेंगी। इसी तरह से इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में जैसे सपोज कोई बजट का निर्माण हुआ है, तो उसमें बजट में क्या चेंजेस हुए हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो है कोई भी अपनी कंपनी अपने इनपुट्स और प्रोसेस में चेंजेस करती है। जो मॉडर्न मैनेजमेंट के अंदर सेकंड अप्रोच है वो है कंटिंजेंसी अप्रोच। जैसा कि आपने इंग्लिश ग्रामर में या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में पढ़ा होगा, इफ देन। किसी इफ देन को जो है कंटिंजेंसी अप्रोच फॉलो करती है, अर्थात यदि ऐसा हो तो क्या किया जाए। इसका मतलब ये सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपना डिसीजन मेकिंग या कार्य को अंजाम देती है। इसको आकस्मिकता उपागम भी कहा जाता है। जैसे किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड का कोई पैटर्न चेंज हो रहा हो तो ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करेगी कि क्या किया जाए। तो इस तरह से हमने प्रबंधन के जो सिद्धांत या प्रिंसिपल्स हैं उनका चरणबद्ध तरीके से जो विकास हुआ है उसको समझा। जैसे जैसे वातावरण में परिवर्तन होते गए उस तरह से जो है प्रबंधन भी अपने आप को बदलता गया। जिस तरह से हमने एक पर्सन का भी एग्जाम्पल देखा था कि भाई जो भी अपने वो जीवन में किस तरह से विकास करता है, एक एक वस्तु की व्यवस्था करता है अपने जीवन में, इसी तरह से प्रबंधन के जो विद्वानों ने भी विभिन्न कमियां प्रबंधन के अंदर खोजी, तो उसको लेकर के वो नई नई अप्रोचेस को लेकर के सामने आए जिससे कि उनको दूर किया जा सके। तो इससे पहले कि हम इन थ्योरीज को या सिद्धांतों को डिटेल में डिस्कस करें, उससे पहले समझ लेते हैं कि थ्योरीज का महत्व क्या है और ये किसी भी संगठन में क्या भूमिका निभाती हैं। तो ये जो विभिन्न प्रिंसिपल्स डेवलप किए गए हैं प्रबंधन में, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या भूमिका निभाते हैं। सपोज ये कोई संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन, इसमें जो विभिन्न प्रबंधक हैं या कर्मचारी हैं वो निर्णय कैसे लें, निर्णय यानी डिसीजन, और व्यवहार कैसे करें, किस तरह से बिहेव करें, उसको लेकर के जो प्रिंसिपल्स हैं वो एक गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं, यानी कि दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं कि अगर कोई प्रिंसिपल्स हैं, जो भी प्रिंसिपल्स हैं वो किसी भी संगठन में डिसीजन मेकिंग यानी कि निर्णय निर्माण और बिहेवियर यानी कि व्यवहार को दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। उदाहरण के तौर पे हम निर्णय निर्माण को ही ले लेते हैं, डिसीजन मेकिंग को। किसी भी संगठन में जैसे अगर प्रमोशन करने हैं एम्प्लॉइज के,
प्रमोशन मतलब पदोन्नति करनी है एम्प्लॉयज़ की, तो उसके संबंध में डिसीजन कैसे लिया जाए, निर्णय कैसे किया जाए। कर्मचारियों के प्रमोशन के लिए क्या मेरिट को ध्यान में रखा जाए या उनकी सीनियोरिटी, उनकी वरिष्ठता कितनी है, इसको ध्यान में रखा जाए। इन दोनों में से किसको ज़्यादा वेटेज दिया जाए। इस प्रकार के निर्णय में जो है प्रिंसिपल्स जो रहते हैं वो दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। इसी तरह से हम व्यवहार में भी देख सकते हैं कि प्रिंसिपल्स किस तरह से गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं। एक सिचुएशनल थ्योरी है लीडरशिप की, सिचुएशनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप, नेतृत्व का परिस्थिति सिद्धांत, जो कि हर्शे और ब्लैंकार्ड ने दी थी, हर्श एंड ब्लैंकार्ड। इस थियरी में इन्होंने 4 तरह के जो लीडरशिप स्टाइल का जिक्र किया। एक थी टेलिंग, यानी बताना, बोलना, निर्देश देना। एक थी सेलिंग, सेलिंग का अर्थ हो गया बेचना। तीसरी थी पार्टिसिपेटिंग, यानी कि सहभागिता करना। और एक थी डेलीगेटिंग, यानी कि प्रत्यायोजन करना। तो हर्शे और ब्लैंकार्ड ने कहा कि किसी भी लीडर को किस तरह से नेतृत्व करना चाहिए, ये उसके जो फॉलोअर्स या सबऑर्डिनेट्स हैं उनकी मैच्योरिटी पर डिपेंड करता है। मैच्योरिटी ऑफ सबऑर्डिनेट्स, यानी कि अधीनस्थों की जो परिपक्वता है उस पर डिपेंड करता है कि किस तरह की नेतृत्व की शैली जो है, स्टाइल है, वो किसी भी लीडर को अपनानी चाहिए। अगर कोई सबऑर्डिनेट एकदम लोएस्ट लेवल पे है मैच्योरिटी के, यानी कि इमेच्योर है, तो उसको जो है टेलिंग शैली अपनानी चाहिए लीडर को। उसको जो है हर चीज़ को बोलना चाहिए कि भाई तुम ये करो और ये नहीं करो। अगर सबऑर्डिनेट का मैच्योरिटी का लेवल थोड़ा सा अधिक है तो उसे सेलिंग, सेलिंग का अर्थ होता है कि अपना किसी भी चीज़ के गुण दोष बता करके उसको बेचने का प्रयास करना, कि किसी सबऑर्डिनेट को बताना कि तुम इस तरह से अगर काम करोगे तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदा पहुंचेगा या क्या नुकसान होगा। तो इस तरह से उसको जो है जो गुण दोष है वो बताते हुए उसको कोई भी कंसेप्ट सेल करने का प्रयास करना। जैसे आप कभी किसी शोरूम पे जाए, इलेक्ट्रॉनिक शोरूम पे सपोज आप गए, तो वहाँ पर जो है अपना सेल्समैन है वो आपको सारे जो टीवीज़ हैं उनके फीचर्स बताएगा, भाई इसका ये अच्छाई है, इसकी ये बुराई है, तो आपको सेल करता है कोई भी चीज़, और इस तरह से आप एक सही निर्णय पे पहुँचते हैं। जो तीसरी लीडरशिप स्टाइल बताई हर्शे और ब्लैंकार्ड ने, वो बताई है पार्टिसिपेटिंग, यानी कि मैच्योरिटी लेवल अगर और थोड़ा अधिक है तो उनको अपना डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करवाओ, यानी कि उनकी सहभागिता सुनिश्चित करो अपना निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में। और अगर सबऑर्डिनेट्स और ज़्यादा मैच्योर है तो लीडर को चाहिए कि वो जो है उनको डेलीगेट कर दे चीज़ें, यानी कि चीज़ों के निर्णय से संबंधित जो भी अधिकार हैं वो जो है अपना अधीनस्थों को प्रदान कर दें। हम अपनी रियल लाइफ में भी एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे कि पिता और पुत्र का संबंध होता है ना। तो जब बच्चा छोटा रहता है तो उसको बताते हैं कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, जो टेलिंग है उसको बताते हैं हर चीज़। जब वो टीन एज में पहुंच जाता है बच्चा तो उसको सेलिंग करते हैं, उसको जो है गुण दोष बताते हैं कोई भी चीज़ के, कि ऐसा करोगे तो ये नुकसान होगा, ऐसा करोगे तो ये फ़ायदा होगा। जब वही बच्चा जो है 30-40 ईयर्स की एज में आ जाता है तो उसको जो है अपना डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन करवाते हैं। घर से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण निर्णय रहते हैं तो जो है उनको पूरी सहभागिता उनकी सुनिश्चित होती है। उनसे पूछा जाता है क्या करें क्या नहीं करें। और जब वही बच्चा बड़ा होकर के 50 ईयर्स का हो जाता है तो उसको जो है घर की पूरी जिम्मेदारी डेलीगेट कर दिया जाता है कि तुम अब घर को जो है अपने तरीके से अच्छे तरीके से चलाओ। तो इस तरह से हमने देखा कि व्यवहार में भी जो है अपना प्रिंसिपल्स गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं कि किस तरह से व्यवहार किया जाए। ये जो सिचुएशनल थ्योरी लीडरशिप की हमने देखी,
ये कंटिंजेंसी अप्रोच पे है आधारित है, जिसका भी हमने जिक्र किया था मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट के अंदर। ये वही है कि इफ देन, इफ पर्सन इज मैच्योर देन डेलीगेट हिम द अथॉरिटी। यदि पर्सन परिपक्व है तो उसको प्राधिकार का प्रत्यायोजन कर दिया जाए। इफ पर्सन इज इमैच्योर देन टेल हिम टू डू द थिंग्स। यदि पर्सन इमैच्योर है यानी कि अपरिपक्व है तो उसको हर काम को करने के बारे में बताया जाए कि किस तरह से करना है। आइए हम देख लेते हैं कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस से किस तरह से अलग है। अगर हम प्योर साइंस की बात करते हैं तो उसमें जो प्रिंसिपल्स रहते हैं वो रिजिड होते हैं। रिजिड का मतलब हो गया दृढ़ होते हैं, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। जैसे मैथ्स में ही हम समझ लें कि भाई अगर हम मैथ्स की बात करें तो tan थीटा जो मैथ्स में है वो sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा होता है। तो ये जो tan थीटा है ये हमेशा sin थीटा बाय cos थीटा ही रहेगा, चाहे कोई भी सिचुएशंस हो, कोई भी कंडीशंस हो, ये चेंज नहीं होगा, ये रिजिड है। वहीं हम अगर बात करें मैनेजमेंट साइंस की तो इसके जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल का मतलब लोचशील होते हैं, लोचशील। और ये मैनेजमेंट साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको किस तरह से अप्लाई करना है या उसका एप्लीकेशन किस तरह से करना है, वो मुख्यतः 3 कारकों पर डिपेंड करता है या 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एक तो ह्यूमन बिहेवियर हो गया यानी कि मानवीय व्यवहार। दूसरा हो गया टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीकी विकास कितना है। और तीसरा हो गया सिचुएशंस मतलब परिस्थितियां। तो जो मैनेजमेंट साइंस के प्रिंसिपल्स हैं उनको अप्लाई करते वक्त इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए क्रिएटिवली अप्लाई करना होता है। क्रिएटिवली मतलब रचनात्मकता के साथ इनको प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना रहता है मैनेजमेंट में। जैसे कि ह्यूमन बिहेवियर का तो अभी हमने समझा ही था उदाहरण, मैच्योरिटी पे के हिसाब से जो लीडरशिप स्टाइल है उसको फॉलो किया जाए। टेक्नोलॉजी का और समझ लेते हैं। जैसे कि एक थ्योरी है स्पान ऑफ कंट्रोल की। स्पान ऑफ कंट्रोल या इसको स्पान ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है, यानी कि नियंत्रण का क्षेत्र या प्रबंधन का क्षेत्र। स्पान ऑफ कंट्रोल एग्जैक्टली होता क्या है कि सपोज यहां पर एक कोई मैनेजर है, उसके अंडर में कितने एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं वो उसका स्पान ऑफ कंट्रोल या स्पान ऑफ मैनेजमेंट कहलाता है। जैसे सपोज 3 लोग यहां पे काम कर रहे हैं उसके अंडर में, तो स्पान ऑफ कंट्रोल जो है या स्पान ऑफ मैनेजमेंट हो गया 3। इसी तरह से अगर 4 लोग काम कर रहे हैं उसके अंडर में तो स्पान ऑफ कंट्रोल 4 हो जाएगा। इसी तरह से उसके अंडर में कितने भी आदमी काम कर रहे हैं वो सारे जो है उसका स्पान ऑफ कंट्रोल कहलाता है। अब ये स्पान ऑफ कंट्रोल डिटरमाइन कैसे किया जाए कि भाई एक पर्सन के नीचे कितने लोग काम करेंगे, तो इसमें कई सारे फैक्टर्स काम करते हैं। उसमें से एक टेक्नोलॉजी भी है। सपोज टेक्नोलॉजी अच्छी है, ऑर्गेनाइजेशन के सारे जो कर्मचारी हैं वो आपस में मोबाइल से, इंटरनेट से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आपस में जुड़े हुए हैं। और वहीं पर जब टेक्नोलॉजी, खासकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जब उचित विकास नहीं हुआ था तो स्पान ऑफ कंट्रोल जो था कम हुआ करता था। अब जैसे दिल्ली में ही अगर कोई बैठे हुए हैं मैनेजर, तो वो एक चेन्नई पे जो उनके सबॉर्डिनेट है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं इजीली
क्योंकि वो मोबाइल पे भी बात कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं उनके साथ, उनको ऑर्डर्स दे सकते हैं ईमेल के थ्रू, या उनसे रिपोर्ट मांग सकते हैं ईमेल के थ्रू। तो इस तरह से हम देखें कि टेक्नोलॉजी ने जो है अपना मैनेजमेंट को काफ़ी चेंज किया है, और इसके जो प्रिंसिपल्स भी किस तरह से अप्लाई होंगे इसको लेकर भी काफ़ी परिवर्तन आ चुके हैं। इसी तरह से हम सिचुएशंस में भी देख सकते हैं कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो उसमें जो है अपना सेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है कि भाई एक पर्सन को जो है काफ़ी अथॉरिटी दे दिया जाए ताकि वो जो है सभी को निर्देशित करके इमरजेंसी को कंट्रोल कर सके। तो इस केस में जो है सेंट्रलाइजेशन ज़्यादा होगा। जैसे अभी हमने कंट्रोल की बात की, तो एक इन्फोसिस का एग्जांपल लेते हैं। इन्फोसिस ने क्या किया है, बेंगलोर में जो उसका हेडक्वार्टर है वहां पर जो है एशिया की लार्जेस्ट स्क्रीन लगा के रखी हुई है, और जो इन्फोसिस के जो हेडक्वार्टर में बैठे हुए टॉप मैनेजर्स हैं वो इस स्क्रीन के थ्रू जो अपना उनके देश विदेश में जितने भी कर्मचारी एम्प्लॉयज़ हैं या कस्टमर्स हैं उनसे जो है डायरेक्ट इंटरेक्शन करते हैं। तो इससे जो उनका नियंत्रण का क्षेत्र या स्पान ऑफ कंट्रोल जो है वो बढ़ जाता है। अब हम देखें कि ये जो अपना हमने बात की कि भाई मानवीय व्यवहार है, तकनीकी है, परिस्थितियां हैं, ये स्टैटिक नहीं है, मतलब स्थिर नहीं है, ये गतिशील हैं, यानी कि डायनेमिक हैं। तो ज़रूरी है कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो भी इनके साथ जो है अपना गति बनाए रखे। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है उनकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम उनको प्रबंधन के कुछ और जो आयाम हैं उनसे डिफ्रेंशिएट करके देखें। इसके लिए हमें देखना होगा कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है। प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट। टेक्निक्स यानी कि तकनीकी, प्रबंधन की तकनीक। अब प्रिंसिपल्स को तो हमने पहले ही समझ लिया था कि एक गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए, बिहेवियर के लिए, या क्या एक्शंस लेने हैं उसको लेकर के एक गाइडलाइन जो है प्रोवाइड करता है प्रिंसिपल। जबकि जो प्रबंधन की टेक्निक है उसमें एक तो अपना प्रोसीजर आ जाता है, और दूसरा जो टेक्निक्स में आ जाता है वो मेथड्स होती हैं, है ना। एक तो प्रोसीजर हो गया और दूसरा हो गया मेथड्स। ये प्रोसीजर्स और मेथड्स क्या होता है, ये होता है कि अपना सीरीज ऑफ स्टेप्स जो रहती हैं परफॉर्म करनी रहती हैं कोई भी किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। ये सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं, है ना। स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 हो गया, स्टेप 3 हो गया। इन स्टेप्स को फॉलो करके जो है अपना गोल अचीव किया जा सकता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। जैसा कि आपने मुन्ना भाई MBBS मूवी में देखा होगा, उसमें एक स्वामी था जिसके रूम में जाके मुन्ना शिफ्ट होता है जब न्यू एडमिशन लेता है। तो स्वामी जाकर के पूछता है कि व्हाट इज द प्रोसीजर टू चेंज द रूम। तो वो इसी प्रोसीजर की उस समय बात कर रहा होता है, व्हाट इज द प्रोसीजर टू चेंज द रूम। हालांकि वो अपने सीनियर से पूछता है तो उसको प्रोसीजर बताते नहीं, उसकी रैगिंग चालू कर देते हैं। लेकिन अगर उसको प्रोसीजर कोई बताता ठीक से तो उसका क्या होता भाई, इसमें अलग अलग स्टेप्स होती। पहले तो उसको एक एप्लीकेशन लिख के देना पड़ता, है ना। ऑफिस में, कॉलेज के ऑफिस में एक एप्लीकेशन लिख के देना होता कि भाई मैं जो इन कारणों से अपना रूम चेंज करना चाह रहा हूँ। फिर स्टेप 2 क्या होती कि वो एप्लीकेशन जो है मैनेजमेंट के पास फॉरवर्ड की जाती, जो अपना ऑफिस स्टाफ के द्वारा, कि भाई ये है कंडीशंस और जो है ये पर्सन जो है रूम चेंज करना चाहते हैं। फिर स्टेज 3 क्या होती है उसकी, थर्ड स्टेप में जो है वो फिर डिसीजन लेते, जो मैनेजर्स रहते हैं वो डिसीजन लेते। अब डिसीजन लेते वक्त वो क्या करते, सारे ऑल्टरनेटिव्स देखते कि भाई रूम अवेलेबल दूसरा कोई है या नहीं है, या जो स्वामी है उसकी डिमांड जायज़ है या नहीं है रूम चेंज करने की। तो ये सारी चीज़ जो डिसीजन वगैरह लेता मैनेजमेंट, तो वो जो है अपना थर्ड स्टेज हो गई। तो ये सारी स्टेजेस जो है ये प्रोसीजर कोई भी कहलाता है, किसी भी चीज़ का प्रोसीजर होता है। और इन्हीं सारे ऑल्टरनेटिव्स को जो है कंसीडर करके ये कोई भी मैनेजमेंट है डिसीजन पे पहुंचता कि भाई क्या इनमें से बेस्ट ऑप्शन है जिसको चूज किया जाए।
तो जब स्वामी पूछ रहा था कि प्रोसीजर क्या है, तो वो प्रिंसिपल्स की बात नहीं कर रहा था। प्रिंसिपल्स अगर देखें तो उस कंडीशन में प्रिंसिपल्स क्या हो गए। अब जैसे स्वामी के क्या प्रिंसिपल होंगे, जो उसने अपना इस प्रोसीजर के बारे में पूछा, उसके प्रिंसिपल होंगे भाई कि किसी गुंडा तत्व के साथ नहीं रहना था उसको। दूसरा, जैसा कि सर्किट ने कहा कि भाई पढ़ो, ये तो बहुत छोटा रूम है, तो दीवार तोड़ के जो बगल वाला रूम को भी अंदर कर लेते हैं। तो किसी और की प्रॉपर्टी पे जो है अनधिकृत कब्जा नहीं करना, ये उसके प्रिंसिपल्स होंगे स्वामी के। तो ये प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग उसने डिसीजन लिया, और फिर वो जो है वो टेक्निक जो है उसने अप्लाई की कि भाई इसका प्रोसीजर पता करो और इसकी स्टेप्स को फॉलो करो। हालांकि कुछ ऐसी कंटिजेंसीज या आकस्मिकताएं कह सकते हैं, या सिचुएशन डेवलप हुई कि उसकी रैगिंग चालू हो गई और वो इन प्रोसेस को या प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं करवाया। तो इस तरह से प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो हमने समझ लिया। अब हम देखते हैं कि प्रिंसिपल्स और जो वैल्यूज हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। वैल्यूज का मतलब हो गया मूल्य। मूल्य, इनके बीच में क्या डिफरेंस है। किसी भी सोसाइटी में जो भी एक्सेप्टेबल रहता है वो जो है अपना मूल्य कहलाता है। एक्सेप्टेबल या डिजायरेबल जो रहता है, एक्सेप्टेबल या डिजायरेबल, इनमें वैल्यूज में क्या होता है, मोरल कनोटेशन होता है। मोरल कनोटेशन, मोरल कनोटेशन मतलब इसके जो है नैतिक भावार्थ होते हैं मूल्यों के, कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और किसी भी सोसाइटी में जो पर्सन का बिहेवियर रहता है उसको जो है ये वैल्यूज जो है इन्फ्लुएंस करती हैं या प्रभावित करती हैं। अब जैसे हम पुराने समय की बात करें तो सती प्रथा एक चला करती थी कुछ इलाकों में भारत में। जो कि उस समय पे एक्सेप्टेबल थी लोगों को, और आज इसी को देखो तो बड़ी ही घृणित दृष्टि से देखा जाता है कि किस तरह से कोई ये प्रथा चल सकती कि किसी पर्सन को जिंदा जला दिया जाए। तो आज के समय में जो है ये बहुत ही घृणित कृत्य की तरह से देखा जाता है। तो एक समय पे यही चीज़ एक्सेप्टेबल थी और आज यही चीज़ अनएक्सेप्टेबल हो गई है। तो ये जो मूल्यों में या वैल्यूज़ में है परिवर्तन भी आते हैं समय के साथ। तो इस तरह से हम देख सकते हैं वैल्यूज़ जो हैं सोसाइटी में जो भी कॉमन प्रैक्टिस चल रही होती है उससे डिसाइड होती है, और जबकि जो प्रिंसिपल्स हैं वो जो है अपना रिसर्च पे बेस्ड होते हैं। रिसर्च यानी शोध या अनुसंधान। लेकिन कभी भी प्रिंसिपल्स जो मैनेजमेंट के रहते हैं उनको अप्लाई करते हैं, जो भी सोसाइटी की वैल्यूज़ हैं उस सभी मूल्य जो भी प्रचलित हैं उनको ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि मैनेजमेंट की कुछ अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है सोसाइटी के टूवर्ड्स। जैसे कि आजकल जो ये CSR का कंसेप्ट आ गया, आपने सुना होगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो कुछ वैल्यूज़ हैं उनको ध्यान में रखकर ही जो है मैनेजमेंट को अपना कार्य करना होता है, अपने प्रिंसिपल्स जो हैं अप्लाई करने होते हैं। ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं ये जो है रिसर्च और ऑब्जर्वेशन के अलावा जो मैनेजर्स के पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं या अनुभव हम कह सकते हैं के आधार पर भी बनाए जा सकते हैं। इसी तरीके से हमने देखा कि प्रिंसिपल्स जो हैं वो डिसीजन मेकिंग और बिहेवियर के लिए गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो किसी भी मैनेजर का जो बिहेवियर है, मैनेजर्स बिहेवियर यानी कि किसी भी प्रबंधक के व्यवहार को वो प्रिडिक्ट और एक्सप्लेन भी करता है। प्रिडिक्ट मतलब पूर्वानुमान लगाया जा सकता है कि भाई सर्टेन कंडीशंस हैं तो मैनेजर किस तरह से जो है उस पर रिएक्ट करेंगे या किस तरह से उस समय बिहेव करेंगे। क्या वो सेंट्रलाइजेशन करेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे, नेतृत्व की कौन सी शैली अपनाएंगे, अभिप्रेरणा के कौन से प्रिंसिपल्स अपनाएंगे, मोटिवेट किस तरह से करेंगे। इसी तरीके से अगर किसी मैनेजर ने अगर सेंट्रलाइजेशन किया हुआ है या लीडरशिप की पार्टिसिपेटिव जो है स्टाइल को वो अपना रहा है तो वो शैली विशेष को क्यों अपना रहा है,
ये जो प्रबंधन के सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, इनकी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होती है। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी यानी कि सार्वभौमिक अनुप्रयोज्यता। तो इसका क्या मतलब हुआ यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का, कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किए जा सकते हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो या छोटी हो, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, निजी संस्था, या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, या पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन इसी को बोलते हैं, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो जिसका उद्देश्य लाभ अर्जित करना है, या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हो जैसे कि चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन कोई हो। तो ये किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशंस में जो है ये अपना प्रिंसिपल्स जो है एप्लीकेबल रहते हैं। हालांकि किस ऑर्गेनाइजेशन में किस हद तक ये प्रिंसिपल अप्लाई होंगे ये उस संगठन की प्रकृति या नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है। इसी तरह से जो प्रिंसिपल्स हैं ये कॉज एंड इफेक्ट जो रिलेशनशिप है वो भी एस्टेब्लिश करते हैं। कॉज का मतलब हो गया कारण, और इफेक्ट का मतलब हो गया प्रभाव। इसका अर्थ हुआ क्या चीज का क्या प्रभाव पड़ा, सिंपल से। जैसे हम किसी प्योर साइंस की बात करें, अगर बर्नर के ऊपर एक बर्तन में पानी रख दिया जाए तो वो गर्म होगा, है ना, हीट मिली और ये इसका जो है टेम्परेचर राइज होगा हीट से। ये एक फिजिक्स का सिंपल कॉज एंड इफेक्ट का एग्जांपल है कि भाई ये कॉज था और इफेक्ट उसका ये हुआ कि उसका टेम्परेचर राइज हो गया। तो ये हमेशा ही होगा प्योर साइंस में। ऐसा नहीं होगा कि अपना जो है हीट दिया और ये जो है अपना बर्फ बन गया। लेकिन मैनेजमेंट साइंस में जो है, हालांकि ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप रहती ज़रूर है, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हो सकते हैं या परिस्थितियों के अनुरूप जो है कई बार इनमें उतना इफेक्टिव नहीं रहता ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मैनेजमेंट साइंस में, क्योंकि इसमें ह्यूमन बिहेवियर इन्वॉल्व है, सिचुएशंस भी रहती हैं कई सारी। इसीलिए मैनेजमेंट साइंस में जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है वो इतना स्पष्ट नहीं होता है। तो आइए अब हम वन बाय वन डिफरेंट प्रिंसिपल्स को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल को। साइंटिफिक मैनेजमेंट यानी कि वैज्ञानिक प्रबंधन, इसी को जो है टेलरिज्म भी कहा जाता है। टेलरिज्म, क्योंकि इसमें जो है टेलर ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। टेलरवाद, टेलर की फिलॉसफी क्या थी, अगर ये आपको तो इमेजिन करना है तो आप जो है लाडला मूवी की शीतल जेटली या फिर 3 इडियट्स के वीरू सहस्त्र बुद्धि को समझ सकते हैं। हालांकि इन दोनों को थोड़ा सा निगेटिव लाइट में दोनों को दिखाया था इस मूवीज़ में, और जो टेलर हैं उनका जो प्रबंधन में योगदान है वो बहुत ही पॉजिटिव रहा। और आज भी हम कई सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं मैनेजमेंट के क्षेत्र में जो कि टेलरिज्म से बहुत ज़्यादा हद तक प्रभावित हैं। जैसे हम देखें कि प्लानिंग के लिए अलग से डिपार्टमेंट होते हैं, प्लानिंग सेल होती हैं। ये टेलर की ही देन थी कि उसने जो है प्लानिंग को अपना एग्जीक्यूशन और इनसे सेपरेट किया। साथ ही जो आज हम ट्रेनिंग की बात करते हैं, प्रशिक्षण देने की बात करते हैं, ये भी टेलर ने जो है सजेस्ट किया था। इसके अलावा जो भी रिसर्च डेवलपमेंट का काम होता है, अनुसंधान और विकास का, ये सब जो है टेलर ने ही स्टार्ट करवाया था कि भाई कोई भी काम को लेकर के रिसर्च होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, किस काम को किस तरीके से किया जाए। तो ये ऐसे कई सारे आयाम आज देख सकते हैं जो प्रबंधन में है, जो टेलर की देन है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ह्यूमन सिविलाइजेशन ने जितना भी डेवलपमेंट किया है उसमें जो मैनेजमेंट का कंट्रीब्यूशन है उसकी आधारशिला जो है टेलर ने ही रखी थी। साइंटिफिक मैनेजमेंट की डिफरेंट टेक्निक्स और प्रिंसिपल्स को डिटेल में समझें उससे पहले हम जो है उसका क्रक्स समझ लेते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट है क्या, जिससे आप कभी भी साइंटिफिक मैनेजमेंट या वैज्ञानिक प्रबंधन शब्द सुनेंगे तो आपको एक पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली ये है क्या। साइंटिफिक मैनेजमेंट को अगर एक सेंटेंस में डिफाइन करना हो तो वो है वन बेस्ट वे। वन बेस्ट वे मतलब एक सर्वोत्तम तरीका।
साइंटिफिक मैनेजमेंट ने जो है कार्य करने के एक सर्वोत्तम तरीके या वन बेस्ट वे खोजने पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया। इसके अलावा जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट ने जो है शॉप फ्लोर लेवल पे, जैसे हम पहले ही देख चुके हैं कि कॉन्सेंट्रेट किया जहाँ पे एक्चुअल प्रोडक्शन होता है। जो सेकंड इसका मेजर कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि ये इकोनॉमिक मैन की बात करता है, यानी कि आर्थिक मानव। आर्थिक मानव वो है जो सिर्फ जो है पैसे से जो है अभिप्रेरित होता है कि अगर आप उसकी सैलरी बढ़ा दोगे, उसको बोनस दोगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना योगदान करेगा ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए। तो टेलर ने जो दूसरे फैक्टर्स हैं मोटिवेशन के, उनको नज़रअंदाज किया, जबकि कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो गए या सोशल फैक्टर्स हो गए, इन सब चीज़ों को टेलर ने कंसिडर नहीं किया। जो तीसरी मेजर कैरेक्टरिस्टिक है वो है एफिशिएंसी। टेलर ने जो है एफिशिएंसी यानी कि कार्यकुशलता या दक्षता पे फोकस किया। ऑर्गेनाइजेशन की कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए वो डिफरेंट जो है टेक्निक्स और प्रिंसिपल्स लेके आए। और जैसा कि हम अपने फर्स्ट सेशन में डिस्कस कर चुके हैं कि अपना एफिशिएंसी क्या होता है। एफिशिएंसी होता है ऑप्टिमम यूसेज ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि अपना मैन, मनी, मटेरियल, मशीन, इनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हुए ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना। तो इस तरह से जो टेलर हैं वो संसाधनों के जो बेस्ट यूसेज हो सकता है उसके पक्ष में थे, ताकि एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा जो चौथी कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि ये थ्योरी मैकेनिकल थ्योरी थी, यानी कि इसने अपना जो मशीन हो गया और वर्क के जो अदर मैकेनिकल एस्पेक्ट्स होते हैं उन पे फोकस किया। तो आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं और नेक्स्ट सेशन में हम जो है ये साइंटिफिक मैनेजमेंट को कंटिन्यू करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि टेलर के क्या प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स थी। तो ये सेशन आपको कैसा लगा इसको आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करना और कमेंट सेक्शन में आप जो है अपने फीडबैक्स ज़रूर देना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोज़ के बारे में भी जानकारी मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।